हेलो मित्रों, मैं हूं अमित द्विवेदी और इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की, जिसका नाम है भौतिक भूगोल। ठीक है, तो इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, आज इसकी दूसरी क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, पिछली क्लास में हमने क्या देख चुका है। पिछली क्लास में हमने पढ़ चुका है नेबुलर हाइपोथेसिस फॉर अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड जो नेबुलर हाइपोथेसिस है वो हमने देख चुका है। उसके अलावा हमने बिग बैंग थ्योरी देख चुका है, यानी कि यूनिवर्स की उत्पत्ति से रिलेटेड जो बिग बैंग थ्योरी दी गई है उसको हमने देख चुका है। फिर हमने यूनिवर्स की उत्पत्ति देख चुका है, सन, मून, अर्थ, इन सभी का डेवलपमेंट, मतलब इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई है, हमने सेकंड लेसन में देख चुका है। उसके अलावा हमने सोलर सिस्टम देख चुका है और उपग्रहों के बारे में देख चुका है। फिर उसके बाद पृथ्वी के लैंड डेवलपमेंट, यानी कि पृथ्वी के लैंड का निर्माण कैसे हुआ, वो सब हमने देखा। उसके अलावा हमने देखा है कि पृथ्वी में पानी और लाइफ कैसे आए। ठीक है, तो ये सब हम सेकंड लेसन में देख चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेसन, आज थर्ड लेसन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक देखते हैं क्वेश्चन। ये देखिए, 1995 में एक क्वेश्चन आया था, उल्का क्या होता है। ऑप्शन है तीव्र गति से चलता तारा, या फिर बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए पदार्थ का अंश, या फिर तारामंडल का भाग, या फिर पुच्छहीन धूमकेतु क्या होता है। इसको मेटियोर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको मेटियोर भी बोलते हैं उल्का को इंग्लिश में। चलिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा पुच्छहीन धूमकेतु। ठीक है फ्रेंड, देखिए ऐसे क्वेश्चन 1995 में देखिए पूछा गया था। मतलब कि जो लेटेस्ट पैटर्न है, ये इस तरह के क्वेश्चन सेकंड लेसन से नहीं आते हैं। ठीक है, ये पहले पूछे जाते थे, अब नहीं पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी देख लीजिए कि कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। ये यूपीएससी के 2017 के उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध, सूर्य और चंद्र ग्रहणों का अध्ययन, पृथ्वी की कक्षा में उपग्रहों का स्थापन, या फिर पृथ्वी पर जीवित जीवों की उत्पत्ति और क्रम विकास। इनमें से किससे रिलेटेड है। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ए, यानी कि ये ब्रह्मांड का परीक्षण और बोध, इवेंट होराइजन, इससे रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन है तो सेकंड लेसन से ही रिलेटेड, क्योंकि यूनिवर्स के बारे में है, लेकिन एक करंट अफेयर या फिर कंटेम्प्रेरी में रहा होगा, इसलिए पूछा गया है। ठीक है, और ये थोड़ा साइंस टेक से भी रिलेट कर रहा है, लेकिन ये एक तरह से फिजिकल जियोग्राफी का ही क्वेश्चन माना जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन ब्लैक होल से संबंधित है। सिंगुलैरिटी और इवेंट होराइजन ब्लैक होल से संबंधित है। स्टैंडर्ड मॉडल का प्रयोग अंतरिक्ष में देखी गई किसी वस्तु के लिए होता है, जबकि स्ट्रिंग थ्योरी का उपयोग क्वांटम भौतिकी के संदर्भ में किया जाता है, जिससे क्वांटम घटना को समझा जाता है। चलो नेक्स्ट के देखते हैं। एक और ये क्वेश्चन देख लीजिए, सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है। ये देखिए 2008, मतलब जो 2013 से पहले थे तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, पर 2013 के बाद जब से पैटर्न चेंज हुआ है तो अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ये जीके टाइप क्वेश्चन है। तो अगर आप यूपीएससी के अलावा अदर एग्जाम में ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ के लिए इम्पोर्टेंट है, पर यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच में हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, मार्स यहाँ पे है और मंगल और यूरेनस, मार्स यहाँ पे है और यूरेनस यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में कौन कौन से है, जुपिटर है और सैटर्न है। ठीक है, जुपिटर और सैटर्न, यानी कि बृहस्पति और शनि, यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो बस हो गया, यही 2-3 क्वेश्चन मुझे मिले तो मैं लेके आया, पर देखिए ऐसे क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते। ठीक है, चलो आज यूनिट सेकंड का हम लेसन 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मीन्स पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखो मित्रों, 2 लेसन में, सेकंड लेसन में हमने देखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, बस सिर्फ वहाँ पे ओवरव्यू दिया गया था, बाकी अब यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी डिटेल से दिया गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पृथ्वी के धरातल का विन्यास मुख्यतः भूगर्भ में होने वाली प्रक्रियाओं के परिणाम है। बहिर्जात व अंतर्जात प्रक्रियाएं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पृथ्वी एक गर्म लावे की तरह थी। जब पिघली, गर्म हुई,
तो हुआ यूँ कि जो भारी पदार्थ थे वो पृथ्वी से ऊपर आ गए, ऊपरी भाग में आ गए, और जो भारी तत्व थे वो पृथ्वी के केंद्र में चले गए। ठीक है, और पृथ्वी जब ठंडी हुई तो वही जो नीचे भारी तत्व चला गया था वही क्रोड बन गया, और ऊपर हल्के पदार्थ यानी भूपर्पटी आ गई। तो देखिए पृथ्वी के मुख्यतः 3 भाग हैं। ठीक है जी, एक है क्रस्ट जिसको हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, एक है मेंटल जिसको प्रवार के नाम से जानते हैं। और बताया गया है कि ये किस तरह से उत्पन्न हुआ, मतलब तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें यही लिखी गई हैं कि ये कैसे बना। और देखिए पृथ्वी को उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में यहाँ पे दिखाया गया है, बताया गया है कि पृथ्वी को कौन कौन से चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं कि पृथ्वी पे कंपन क्यों होता है, सुनामी की लहरें कैसे पैदा होती हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ज्ञान जो है पिछले अध्याय में हमने देखा था, लेकिन वहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया गया था, जिसमें से भूपर्पटी, मेंटल जिसको प्रवार बोलते हैं, और क्रोड। ठीक है, रोचक बात यह है कि वैज्ञानिकों ने कैसे इन परतों के बारे में जाना, क्योंकि पृथ्वी के इंटरनल भाग में कोई आज तक पहुंच नहीं पाया है, फिर भी वैज्ञानिकों ने इतना सब कुछ हमें बता दिया है। तो कैसे बता पाए हैं, इन सब की जानकारी इस अध्याय में दी गई है। तो देखते हैं भूगर्भ की जानकारी के साधन क्या क्या हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6370 किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी की रेडियस 6370 किलोमीटर। यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ पे 6400 दिया है, तो ये इसको नहीं, जो एनसीईआरटी में दिया है उसी को आप मानिएगा, 6370 किलोमीटर। पृथ्वी की आंतरिक परिस्थिति के कारण यह संभव नहीं है कि कोई पृथ्वी के अंदर जा सके। क्योंकि पृथ्वी के अंदर जितना ही जाएंगे उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी और टेम्परेचर दोनों ही बढ़ते जाते हैं, और ये असंभव है कि पृथ्वी के सेंटर तक पहुंचा जा सके। फिर भी साइंटिस्टों ने कई तरह की उपाय किए जिसकी वजह से, और ये उपाय कुछ तो प्राकृतिक हैं जो कि खुद से ही होते रहते हैं, कुछ साइंटिस्टों ने खुद की तरफ से एक्सपेरिमेंट किए जिस वजह से वो ये बता सके कि पृथ्वी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, देखिए कुछ प्रेक्षणों के द्वारा भी पता चला, कुछ पदार्थों के विश्लेषण के द्वारा, जैसे कि वोल्केनिक मीन्स ज्वालामुखी वगैरह जब होते हैं, भूकंप आते हैं, तो उनका अध्ययन करके भी वैज्ञानिक पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी जुटाते हैं। चलिए देखते हैं। इसका देखिए 2 स्रोत हैं, एक प्रत्यक्ष स्रोत है और एक अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत क्या आता है, पृथ्वी में सबसे आसानी से उपलब्ध ठोस पदार्थ, जो भी पृथ्वी के ऊपर उपलब्ध हैं ठोस पदार्थ, यानी कि भूपर्पटी में, वो भी चट्टानें हैं या फिर कोई और, ये जो है उसके अलावा जो खनन कार्य किए जाते हैं उनसे प्राप्त जो चट्टानें होती हैं, ये देखिए इस तरह की कई वो बनाई जाती हैं, खनन होते हैं जहाँ पे खनन किया जाता है। ठीक है, देखिए दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान जो कि सबसे गहरी है वो 4 किलोमीटर की है। इससे गहरी अभी तक खुदाई नहीं हो पाई है खान की। जो सबसे गहरी है वो साउथ अफ्रीका की सोने की खान है जो 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर की गहराई से। इससे अधिक गहराई में जा पाना असंभव है क्योंकि उतनी गहराई पर तापमान बहुत अधिक होता है। खनन के अतिरिक्त वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पर्पटी में गहराई तक छानबीन कर रहे हैं। संसार भर के वैज्ञानिक 2 मुख्य परियोजनाओं के साथ काम कर रहे हैं। एक तो परियोजना है कि समुद्र के बीच में, गहरे गहरे समुद्र के बीच में वो ड्रिलिंग करते हैं और वहाँ से खुदाई की जाती है। देखो आर्कटिक महासागर में सबसे लंबी खुदाई की गई थी जो कि 12 किलोमीटर की गहराई तक की गई है। इन परियोजनाओं और अन्य गहरी खुदाइयों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पदार्थों का विश्लेषण करते हैं वैज्ञानिक, तब जाकर के उन्हें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कि पृथ्वी का आंतरिक संरचना कैसी है। बाकी पृथ्वी के अंदर कोई जा नहीं सकता। उसके अलावा जो ज्वालामुखी इस तरह से उद्गीत होते हैं, वो ज्वालामुखी से जो लावा निकल के बाहर आता है उसका विश्लेषण भी किया जाता है। उससे भी पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, वहाँ की क्या स्थिति है। इस तरह के समुद्र की ड्रिलिंग, सी की ड्रिलिंग करते हैं और यहाँ पे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका विश्लेषण करके पता किया जाता है। फिर अप्रत्यक्ष स्रोत, वो तो प्रत्यक्ष स्रोत होते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत पदार्थ के गुणधर्म विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। पृथ्वी के गुणधर्म के विश्लेषण से पृथ्वी के आंतरिक भाग की अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है।
यानी पृथ्वी के भू पर बाहर जो भी यानी कि पृथ्वी के बाहर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उनका विश्लेषण करने पर वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर भी उसी तरह का होगा। पृथ्वी के धरातल में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान एवं दबाव की वृद्धि होती है। ये तो जब कोई खनन किया जाता है, कहीं पे जब खुदाई करते हैं तो जैसे जैसे अंदर जाते हैं तो उसका टेम्परेचर और घनत्व तो बढ़ता जाता है। उसी के अनुसार साइंटिस्ट ये बता पा रहे हैं कि धरती के अंदर जितना ही अंदर जाते हैं उतनी ही उसका टेम्परेचर और डेंसिटी बढ़ती जाती है। तापमान घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जा सकता है। इसी विधि के अनुसार पृथ्वी की कुल मोटाई को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने विभिन्न गहराइयों पर पदार्थ, तापमान, दबाव और घनत्व के मान को अनुमानित किया है। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का दूसरा अप्रत्यक्ष उदाहरण होता है उल्का पिंड। ठीक है। उल्का पिंड जो कि आसमान से आते हैं, एक मिनट घूमते हुए छोटे छोटे पिंड होते हैं जो कि कभी कभी भटक करके पृथ्वी की तरफ भी आ जाते हैं, उन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। तो वैज्ञानिक लोग उन उल्का पिंडों का विश्लेषण करते हैं और उनकी संरचना, कुछ उल्का पिंड तो ऐसे भी होते हैं जिनकी संरचना हूबहू पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसलिए साइंटिस्ट उस उल्का पिंड का बारीकी से अध्ययन करते हैं और उस उल्का पिंड के अध्ययन के अनुसार ये बता पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्योंकि वो जो उल्का पिंड है उसकी सेम प्रॉपर्टी पृथ्वी से ही मिलती है। फिर देखिए भूकंप, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है भूकंप। भूकंप गतिविधि भी पृथ्वी की आंतरिक जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भूकंप के द्वारा भी पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझा जाता है। भूकंप तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन या फिर पृथ्वी का कांप जाना, यही भूकंप कहलाता है। ऊर्जा के निकलने के कारण भूकंप में, इस घटना में क्या होता है कि ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगें उत्पन्न होती हैं जो सभी दिशाओं में फैलकर भूकंप लाती हैं। ठीक है। पृथ्वी में कंपन क्यों होता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, प्रायः भ्रंश के किनारे किनारे ही ऊर्जा निकलती है। भूपर्पटी की शैलों में गहन दरारें ही भ्रंश होती हैं। भ्रंश के दोनों तरफ शैलें विपरीत दिशा में गति करती हैं। जहां उस पर शैलखंड दबाव डालते हैं उन पर आपस की घर्षण उन्हें परस्पर बांट। देखिए भूकंप क्यों आते हैं, ये दो तरह की, जो मान लीजिए कि ये दो तरह की लैंड्स हैं, ठीक है, द्वीप हैं। आप देखेंगे तो कई तरह के द्वीप पाए जाते हैं। मतलब इस पृथ्वी पर ये जो प्लेटें हैं, जिसको प्लेट आप बोलते हैं, ये कई तरह की प्लेटें, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, ये प्लेट इधर चल रही है और ये प्लेट इधर चल रही है। इस तरह से जब चलती हैं और ये दोनों प्लेटें चलते चलते जहाँ पे एक दूसरे से टकरा जाती हैं, ये दोनों प्लेटें चलते चलते जहाँ पे एक दूसरे से टकराती हैं, तो यहाँ पे होता यह है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे दब जाती है। तो जहाँ पे टकराती है वहीं पे भूकंप आते हैं। और जब ये प्लेट टकराती हैं तो टकराते टकराते ऐसी भी कंडीशन आती है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुस जाती है, यानी कि एक प्लेट ऊपर रहती है, दूसरी प्लेट उसके नीचे घुस जाती है। जो प्लेट नीचे घुसती है वो लावा वहाँ होता है नीचे, जहाँ पे उसको स्थनोस्फीयर नाम से जाना जाता है, वहाँ पे सिर्फ लावा ही होता है। तो उसके अंदर जब दूसरी प्लेट घुस जाती है तो वो भी गल जाती है। गलने के बाद वहीं पे ही ज्वालामुखी का भी उद्गार होता है। ये भूकंप की तरंगें बुनियादी तौर पर दो प्रकार की होती हैं। एक तरंग पी होती है और एक एस होती है। दो प्रकार की तरंगें होती हैं। इसके अलावा भी एक तरंग होती है जो कि समांतर चलती है। इन तरंगों के बारे में आगे चल के देखेंगे कि कैसे ये चलती हैं। ठीक है। देखिए भूगर्भीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं। एक तरंग को पी कहा जाता है, दूसरी ये पी तरंग जो होती है वो एस तरंग से तीव्र चलती है, और जो एस तरंग है वो पी तरंग से धीरे चलती है। ठीक है। और देखो आगे चल के देखते हैं। यहाँ पे देखो, एक पी तरंग होती है, एक एस तरंग होती है। यहाँ पे जहाँ पे जिसके नीचे भूकंप बनता है, मान लीजिए कि यहाँ पे भूकंप बन गया, यहाँ पे मान लीजिए भूकंप है, इसके ठीक ऊपर होता है ईपी सेंटर, यहाँ पे ईपी सेंटर होता है। ठीक है। सॉरी फ्रेंड, थोड़ी सी गलती होगी, सॉरी मित्रों। देखो बात यह है कि यहाँ पे भूकंप का ईपी सेंटर बनता है, मतलब कि यहाँ पे भूकंप आता है। यहाँ से भूकंप आने के बाद इसकी जो ये पी और एस वेव्स हैं इस तरह से चलती हैं। तो देखो पी वेव्स क्या होता है कि ये 0 डिग्री से लेकर के यहाँ 135 डिग्री तक पी वेव्स चलती हैं। अगर यहाँ पे देखो
इसको फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे अगर भूकंप आया तो यहाँ से पी और एस वेव्स निकलती हैं। इसकी पी वेव्स निकलती है तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पी वेव से ही चलेंगी, ठीक है। यानी कि 0 से 135 अंश तक पी वेव्स चलती हैं। फिर 135 अंश से लेकर के 145 अंश तक कोई भी वेव्स वहाँ पे चलती ही नहीं है। फिर ये एस वेव्स आती हैं। एस वेव्स आती हैं और क्रोड को सीधा पार करके निकल जाती हैं। ये 145 अंश इधर लेकर के और 145 अंश इधर, 145 अंश इधर और 145 अंश इधर, यानी कि इनके बीच एस वेव्स चलती हैं और यहाँ पे पी वेव्स चलती हैं, ठीक है। देखो जिसको कि सीस्मिक स्टेशन रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव्स। यहाँ पे क्या होता है, जो सीस्मोग्राफ होता है वो पी एंड एस वेव्स को दोनों को रिकॉर्ड कर लेता है। सेस्मिक यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर लेता है, ठीक है। आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ पे जो 135 और 145 के बीच का ये जो स्पेस है, यहाँ पे शैडो जोन बनता है, जिसको छाया क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी तरंग नहीं आती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखने पर ये आप पता चल रहा है कि जो पी वेव्स हैं उस यानी कि भूपर्पटी के ही उसमें चलती है। भूपर्पटी में इनका ज़्यादा वो पड़ता है दबाव, ठीक है। यस वेव्स क्रोड को भी पार करके दूसरी पार सीधे यहाँ पे अगर ईपी सेंटर बना है तो इस यहाँ से सीधी चलती हुई क्रोड को पार करके सीधे दूसरी पार निकल जाती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तरंगों की यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना को समझने में सहायता की है। परावर्तन से तरंगें प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन से तरंगें कई दिशाओं में चलती हैं। आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। किसके मदद से? भूकंप जो नापने के लिए जो यूज किया जाता है, भूकंप लेखी, जिसको सिस्मोग्राफ भी बोलते हैं, उसके द्वारा ही इसकी दिशा का अनुमान लगाया जा सकता है। धरातली तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। धरातली तरंगे ही वो तरंगे हैं जो कि सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से छत, मकान, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह साथ पृथ्वी पे जो सबसे ज़्यादा बवंडर मचाती हैं वो यही धरातली तरंगे हैं। और ये तरंगे सबसे लेट में आती हैं। देखो पी वेव्स और एस वेव्स, ये दोनों तो सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले ही आ जाती हैं। सबसे लेट में आती है ये धरातली तरंगे, जिनको सिस्मोग्राफ काफ़ी देर में मतलब कैच कर पाता है, इसीलिए वहाँ पे काफ़ी तबाही मच जाती है, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती है। आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगों का संचरण। देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर यहाँ पे ईपी सेंटर बना है, ईपी सेंटर से यहाँ से इधर ये पी वेव्स चलती हैं, इधर पी वेव्स चलती हैं 0 से लेकर के 105 डिग्री तक, ठीक है। 105 डिग्री तक पी वेव्स चलती हैं। फिर देखो 105 डिग्री से लेकर के 140 डिग्री तक यहाँ पे जो बीच ये जो एरिया है इधर और ये दोनों शैडो जोन कहलाते हैं। मीन्स यहाँ पे छाया क्षेत्र होता है, यहाँ पे कोई भी वेव्स नहीं जाती है। यस वेव्स यहाँ से सीधे चलती हुई एक क्रोड को भी पार करके सीधे दूसरी पार निकल जाती है। पृथ्वी के एक पार से चलती हुई जहाँ पे भूकंप आए वहाँ से चलती हुई सीधी ये क्रोड को पार करके दूसरी पार पृथ्वी के निकल जाती हैं। ये ज़्यादा तबाही नहीं मचाती है, ठीक है, ये सीधे सीधे निकल जाती है। ये पी वेव्स यहाँ से यहाँ चलती हैं, यहाँ चलती, और धरातली तरंगे कैसी चलती हैं, यहाँ पे इस तरह से इसके धरातल में चलती हैं, और जहाँ पे भी ये जाती हैं वहाँ पूरी तरह से तबाही मचा देती हैं। यहाँ पे बस वही दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी कभी कभी क्या करता है कि दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपीय तरंगे देखो भूकंप लेखी पर दूर से आने वाली भूकंप तरंगे तो अभिलेखित हो जाती हैं, जबकि कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां कोई भी भूकंपीय तरंग आती ही नहीं है। ये जो शैडो जोन मैंने बताया है 105 से 140 डिग्री के बीच कोई भी तरंग नहीं आती, जिसको छाया क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और जो धरातली तरंगे हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होती हैं। अभिलेखित ऐसे क्षेत्र को भूकंपीय छाया क्षेत्र कहा जाता है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप का छाया क्षेत्र से हमेशा ही भिन्न होता है। यानी कि अगर एक भूकंप आया उसका जो छाया क्षेत्र बनता है, उसका जो छाया क्षेत्र बनेगा वो दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से बिल्कुल ही अलग होगा। अगर इसका यहाँ पे बना है तो इसका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। भूकंप लेखी भूकंप के जो देखिए 105 के भीतर किसी भी दूरी पर दोनों ही तरंगों का अभिलेखन किया जा सकता है। जो भूकंप
मतलब सिस्मोग्राफ होता है वो 0 से लेकर के 105 के बीच में जो भी तरंगें आती हैं यहाँ की तरंगों को अभिलेखित कर लेता है। उसी तरह से जब यहाँ पे एस तरंगें आती हैं तो यहाँ की अभिलेखित कर लेता है। लेकिन ये 105 से 140 के बीच की जो है इसको उसमें मतलब शो नहीं करता है, वो उसको नहीं पकड़ पाता, उसको कैच नहीं कर पाता है 145 से परे। वहीं पे यहाँ पे वही सब बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वही सब बताया गया है कि 105 से 145 के बीच की उसको कवर नहीं कर पाता है यहाँ पे, बाकी इनको और यहाँ पे इसको कवर करता है सिस्मोग्राफ। आगे देखते हैं। देखिए भूकंप कितने प्रकार के होते हैं। भूकंप के प्रकार जिसमें से टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक मीन्स प्लेटें, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ चलती हुई आती हैं और यहाँ पे जब टकरा जाती हैं, टकराने की वजह से ही यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होता है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक मीन्स प्लेट विवर्तनिकी भूकंप। ये होता है ज्वालामुखी भूकंप। ये होता है एक्सप्लोसिव अर्थक्वेक। ये होता है कोलैप्स अर्थक्वेक, यानी कि पृथ्वी की जब प्लेटें एक दूसरे से टकरा जाती हैं या उनमें किसी तरह का परिवर्तन होता है तब ये भूकंप आता है। इस तरह से ये 4 प्रकार के भूकंप होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भूकंपों की माप आपको तो पता ही है कि भूकंपों की माप हमेशा ही सिस्मोग्राफ से किया जाता है। देखिए भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है, यानी कि उसकी आघात, उसने कितनी हानि पहुंचाई या उसकी गति कितनी है उसके आधार पर किया जाता है। भूकंपीय तीव्रता भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता उतनी ही होगी जितनी उसमें ऊर्जा होगी। मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। आघात की तीव्रता को गहनता से समझा जा सकता है। ये भूकंप की तीव्रता जो है वो ऊर्जा से ही संबंधित होती है। देखिए इसको जो मार्केली एक थे भूवैज्ञानिक थे मार्केली, उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया था। एक मार्केली स्केल होता है और एक रिएक्टर स्केल होता है। ठीक है, रिएक्टर स्केल पे दिखाया जाता है कि भूकंप की तीव्रता कितनी है। यहाँ पे एक मार्केली स्केल भी बनाया गया था, इसमें भी यही दिखाया जाता है। इन दोनों की बस थोड़ी सी अंकों का डिफरेंस है। एक में जैसे यहाँ पे अंक ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, आप देखिएगा गूगल में, अंकों का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी वही काम दोनों करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे यही मतलब एक मार्केली के नाम से जाना जाता है। यह झटकों की हुई प्रत्यक्ष हानि द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि एक की यानी कि रिक्टर स्केल जो है उसका 0 से 10 तक होता है और जो मार्केली का होता है वो 1 से 12 तक होता है। ठीक है, भूकंप के प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्नलिखित हैं। भूमि का हिलना, भूस्खलन हो जाना, ज़मीनों में दरार आ जाना, या फिर सुनामी आ जाना, या फिर तरह तरह की जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं वो तो सब आपको पता ही होगा। आप देखते हैं कितनी नुकसान होता है अगर एक भूकंप आ जाता है। उस वजह से भूकंप 3 से 4 सेकंड के ही भीतर आता है, 3-4 सेकंड में ही पूरी तबाही मचा देता है। यानी कि भूकंप के आने का टाइम जो है तो बहुत ही कम होता है, लेकिन वो उतने कम समय में ही बहुत सारी तबाही मचा देता है। भूकंप की आवृत्ति, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, यानी नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, तीव्र भूकंप के झटकों से जन व जन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। केवल वही क्षेत्र जो अंश भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस होते हैं। देखिए जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से टकराने वाली होती हैं वहीं पे ही सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। और आपने एक नाम सुना होगा रिंग्स ऑफ फायर, ये पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है। उसका मैप मेरे पास नहीं है, मैं यहाँ पे दिखा देता आपको। आप एक बार पैसिफिक ओशियन को देखिएगा, वहाँ पे एक इस तरह से लकीर सी बनती है जहाँ पे लैंड है, यहाँ पे लैंड, यहाँ पे ओशियन, यहाँ पे सी है। तो ये प्लेट इधर चलती है, ये प्लेट इधर चलती है, ये प्लेट इधर चलती है और ये प्लेट इधर चलती है। तो ये जो रिंग्स बन रही है ये एक रिंग पूरी तरह से रिंग टाइप का बनता है। इन रिंग के किनारे किनारे ही एक इधर से आती है, एक इधर से आती है, दोनों प्लेटों का टकराव होता है जहाँ पे भूकंप, यानी कि जो रिंग्स ऑफ फायर है प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशियन में, उसके रिंग्स ऑफ फायर में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं और वहीं पे ही
सबसे ज़्यादा वोल्केनो आते हैं, मीन्स ज्वालामुखी भी। आप देखिएगा जापान वगैरह जो है आइलैंड, उन सभी के साइड से ही वहीं पे आपको दिख जाएगी रिंग्स ऑफ फायर, वहीं पे ही सबसे ज़्यादा भूकंप और वहीं पे ही सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब पृथ्वी की संरचना के बारे में देखिए। पृथ्वी सेकंड लेसन मतलब द्वितीय अध्याय में हमने देखा था कि पृथ्वी की संरचना कहती है, वहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया गया था, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिखाया गया। तो देखिए पृथ्वी की सबसे ऊपरी संरचना होती है जिसको कहा जाता है भूपर्पटी, इंग्लिश में इसको क्रस्ट बोलते हैं या फिर इसको सियाल भी बोला जाता है। तो देखिए भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। समुद्र में तो वैसे भी उसका जो तल है वो काफ़ी नीचे होता है, इसलिए वहाँ पे भूपर्पटी की जो मोटाई है वो काफ़ी कम होती है, जबकि जो कॉन्टिनेंट मीन्स स्थल खंड हैं वहाँ पे इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है। कॉन्टिनेंट मीन्स स्थल में उसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा होती है और समुद्रों में इसकी मोटाई काफ़ी कम होती है। तो यहाँ पे दिया गया है कि महासागरों के नीचे इसकी मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई 30 किलोमीटर है। क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी की। हिमालय पर्वत श्रेणी के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर है, क्योंकि हिमालय ऊंचा उठता जाता है इसलिए वहाँ पे उसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है भूपर्पटी की। महासागरों के नीचे 2.7 और बाकी जगहों पे 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर एक देखिए इसमें यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इसको सियाल बोलते हैं। भूपर्पटी के अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिल करके क्रस्ट का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट उसका सेकंड, यहाँ पे ये देखिए क्रस्ट, यहाँ पे ये मेंटल, यहाँ पे एक कोर जो कि एक आउटर कोर है और एक इनर कोर है। सेकंड इसका मतलब इसकी सेकंड जो परत आती है वो है मेंटल, जिसको कि सीमा भी बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको शायद प्रवार बोलते हैं, हिंदी में इसको प्रवार बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसकी गहराई 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कहाँ से लेकर जहाँ से भूपर्पटी समाप्त होती है वहाँ से 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये पाया जाता है। मेंटल का दूसरा नाम दुर्बलता मंडल है। यही मेंटल से ही ज्वालामुखी का उद्गार होता है, यहाँ पे ही लावा भरा रहता है, इसको स्थेनोस्फीयर बोला जाता है। ज्वालामुखी उद्गार यह देखिए इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। दुर्बलता यानी कि जो दुर्बलता इसकी है, दुर्बलता मंडल जिसको बोल देंगे, उसकी गहराई 400 किलोमीटर तक है, जहाँ से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार के दौरान जो लावा बाहर निकलता है वो इसी से आता है। इसका घनत्व भूपर्पटी की चट्टानों से अधिक अर्थात 3.4 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपर का भाग मिलकर स्थन मंडल बनाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई गई है। यानी कि भूपर्पटी से लेकर के स्थल मंडल जिसको भूपर्पटी से कहते हैं, उससे नीचे मेंटल यानी कि 10 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ गहराई तक जो भी है 200 किलोमीटर गहराई तक, इसको क्या बोलते हैं, इसको स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की पाई जाती है। फिर निचले मेंटल का विस्तार होता है, यानी कि प्रवार का विस्तार होता है। देखिए इसमें बता दूं, इसको सीमा बोलते हैं। इसके यानी कि जो मेंटल है वो सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के बना हुआ है। तीसरी परत आती है नीफे, जिसको क्रोड बोलते हैं। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपी तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की। वो कैसे, मैंने बताया ना कि जहाँ पे इसका एपिसेंटर भूकंप का बनता है वहाँ से इस तरंगे इस क्रोड को पार करके सीधे पृथ्वी के दूसरी तरफ पहुँच जाती हैं। उससे ये पता चलता है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों की संरचना कैसी। उन तरंगों को जब वैज्ञानिक लोग उसका विश्लेषण करते हैं तो उससे वो पता लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। इसको नीफे भी कहते हैं। इसके अंदर निकिल और फेरस पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि क्रोड जो है निकिल और फेरस से मिलकर के बनी है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। यानी कि जहाँ पे क्रोड और मेंटल दोनों मिलते हैं वो जगह 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। और फिर क्रोड 2900 किलोमीटर से लेकर के इसके केंद्र तक चली जाती है। ठीक है, यानी कि 6300 किलोमीटर। देखिए मेंटल व क्रोड की सीमा पर चट्टानों का घनत्व लगभग 5 ग्राम घन सेंटीमीटर, यानी कि वहाँ पे घनत्व बहुत ज़्यादा है। देखा कि जिस तरह से नीचे
बढ़ते जाते हैं उसी तरह से घनत्व तो बढ़ता जा रहा है और उसी तरह से टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। इसके अंदर मुख्यतः निकिल और फेरस यानी कि लोहा से बना हुआ है। ठीक है। क्रोड भी दो प्रकार के हैं, इनर क्रोड और आउटर क्रोड। इनर क्रोड मीन्स आंतरिक क्रोड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोहा है, और आउटर क्रोड जो कि इनर से थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ता है। ठीक है। लेकिन क्रोड जो है वो नीफे यानी कि निकिल और फेरस से ही मिलकर के बना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था 2009 में, पृथ्वी ग्रह की संरचना में इसको प्रवार बोलेंगे यानी कि मेंटिल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना हुआ है। यानी कि जो प्रवार है, प्रवार के नीचे जो क्रोड है वो क्रोड किस चीज़ से मिलकर के बना है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, लौह या फिर सिलिकॉन। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए सियाल क्रस्ट है यानी कि उसमें सिलिका और एल्यूमिनियम है। सीमा है प्रवार यानी कि मेंटिल, उसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। और जो कोर है यानी कि उसमें जो कोर है वो निकिल और फेरस से मिलकर बना है यानी कि निकिल एंड फेरियम इसको बोलते हैं। इसका आंसर होगा यानी कि लोहा से मिलकर के बना है। ठीक है, क्रोड। चलिए आगे देखिए। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्वालामुखी व ज्वालामुखी निर्मित स्थल रूप। ज्वालामुखी भी उत्पन्न होते हैं वहीं पे जहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं। टकराने के बाद जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है तो वहाँ पे वो गल जाती है। सबसे पहले टकराती हैं तो भूकंप आते हैं, टकराने के बाद जब वो प्लेट और ज़्यादा ही प्रेशर बनाती रहती है तो एक प्लेट दूसरे के नीचे घुस जाती है, वो गल जाती है। कहाँ पे? स्थेनोस्फीयर पे यानी कि मेंटल में। वहाँ से वो लावा बनती है, लावा पहले से ही रहता है, उसी लावा में वो गल भी जाती है और लावा बनता है, उसका प्रेशर ऊपर आता है जिस वजह से ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। अनेक बार आपने ज्वालामुखी के बारे में देखा होगा, वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल पर पहुँचता है। यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक निष्क्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी जो अभी भी चल रहा है और निष्क्रिय ज्वालामुखी जो चल करके ख़त्म हो गया है या फिर कभी कभी चलता है। ठीक है। वैसे 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, एक जो हमेशा चल रहा है, एक जो कभी कभी चलता है, एक जो हम एक बार चल करके बंद हो गया है, अब उसके चलने की उम्मीद नहीं है। तो देखिए, तो तरल चट्टानी पदार्थ जो कि दुर्बलता मंडल जो कि प्रवार का ही भाग है वहाँ से निकलकर धरातल पर पहुँचता है। अब तक यह पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है, जिसको मैग्मा चैम्बर से ही मैग्मा निकलता है जो कि मेंटल का ही भाग है, दुर्बलता मंडल में ही है। ठीक है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी उसमें जैसे राख वगैरह जो गैसें निकलती हैं वो सब होता है, जो कि एक बम, राख या फिर धूलकण की गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन में शामिल होती हैं इन गैसों में। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखियों को वर्गीकृत किया जाता है। कुछ निम्न प्रकार के ज्वालामुखी हैं, आइए देखते हैं उनके बारे में। एक है सील्ड ज्वालामुखी, सील्ड वोल्केनो। ये देखिए, ये बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी ज्वालामुखियों में सील्ड ज्वालामुखी सबसे विशाल है। हवाई द्वीप जो एक पाया जाता है, हवाई द्वीप आप मैप में एक बार देखिएगा, वो आपको यूएस के उसमें मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे हवाई द्वीप पाया जाता है, वहाँ पे सील्ड ज्वालामुखी पाया जाता है। फिर एक होता है सिंडर शंकु, सिंडर शंकु आकार का होता है जो कि तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। यह लावा उद्गार के समय बहुत तरल होता है, इसी प्रकार इन ज्वालामुखियों का ढाल तीव्र नहीं होता। देखिए, जो ये सिंडर होता है इसका जो लावा निकलता है वो काफ़ी तरल होता है। ठीक है। इस तरह से निकला हुआ पानी के भीतर ही चला जाए तो ज्वालामुखी विस्फोटक हो जाए। यानी कि अगर ये ज्वालामुखी निकल रहा है, कभी कभी समुद्र के बीच से जब निकलता है तो काफ़ी विस्फोटक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पानी रहता है, पानी के साथ उसकी जब मिलन होता है तो काफ़ी विस्फोटक की तरीके से निकलता है बाहर। ठीक है। तो ये मेन ज्वालामुखी के बारे में आप देख लीजिए, सील्ड ज्वालामुखी इस तरह का। ठीक है। फिर उसके बाद है कि मिश्रित ज्वालामुखी, जिसको कंपोजिट वोल्केनो बोलते हैं। इन ज्वालामुखियों से बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे व श्यान, गाढ़ा यानी कि चिपचिपा पद लावा निकलता है। ये प्रायः ज्वालामुखी भीषण विस्फोटक होते हैं, इनसे लावा के साथ भारी मात्रा में आग भी निकलती है।
राख भी धरातल पर पहुंचती है। यह पदार्थ निकास नली के आसपास परतों के रूप में जम जाता है, जिनके जमाव मिश्रित ज्वालामुखी के रूप में दिखते हैं। देखिए ये काफ़ी मतलब श्याम गाढ़ा होता है, जिस वजह से अगर ये निकलता है तो काफ़ी दूर तक बह करके नहीं जाता है, ये बस वहीं पास में ही परत पे परत बनाता जाता है। फिर एक होता है ज्वालामुखी बुम्फड, जिसको कालडेरा बोलते हैं। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखियों में से माना जाता है। जो आमतौर पर ये इतने विस्फोटक होते हैं कि जब इनमें विस्फोट होता है तो ये ऊंचा ढांचा बनाते हैं। ऊंचा ढांचा बनाने के बजाय सीधे नीचे धंस जाते हैं। धंसे हुए विध्वंसगर्त लावा के गिरने से जो गर्त बनते हैं उन्हें ही ज्वालामुखी बुम्फड यानी कि कैल्डेरा कहा जाता है। इनका यह विस्फोटक रूप बताता है कि इन्हें लावा प्रदान करने वाले मैग्मा भंडार उनके काफ़ी पास और काफ़ी विशाल होते हैं। इनके द्वारा निर्मित पहाड़ी मिश्रित ज्वालामुखी की तरह प्रतीत होती है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र यानी कि फूड बेसाल्ट प्रोविंसेस। ये जो सिंडर कोन वोल्केनो है या इसको देखिए, ये काफ़ी मतलब पतला होता है इसका लावा, तो ये काफ़ी दूर तक बह करके आ जाता है। ये देखिए बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र, ये ज्वालामुखी अत्यधिक तरल लावा उगलते हैं, दूर दूर तक बह निकलता है। संसार के कुछ भाग में हज़ारों वर्ग किलोमीटर घने लावा प्रवाह से ढके हैं, यानी कि संसार के बहुत से भाग ऐसे हैं जो कि इन्हीं लावा से ढके हुए हैं। ठीक है, जैसे दक्कन का पठार भी आप देख लीजिए, वो भी लावा से ही बना हुआ है। कुछ प्रवाह 50 मीटर से भी अधिक मोटे हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे इनकी परत बढ़ती जाती है। जैसे एक बार हुआ यहाँ पे वो बढ़ता गया, तो ये इस तरह से बढ़ता जाता है। दक्कन का पठार भी उसी तरह के लावा से ही बना हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है वर्तमान महाराष्ट्र पठार का ज़्यादातर भाग इसी से बना हुआ है, जो कि बृहद बेसाल्ट लावा से निकला है। देखिए जो भी ज्वालामुखी है उससे जो भी लावा निकलता है उसमें बेसाल्ट ही पाया जाता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। देखिए मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी एक ज्वालामुखी का प्रकार है जो कि सामुद्र सीज के अंदर ही होता है। इन ज्वालामुखियों का उद्गार महासागरों के मध्य होता है। मध्य महासागरीय कटक एक श्रृंखला है जो 7000 किलोमीटर है से भी लंबी है, जो सभी महासागरीय बेसिनों में फैलती है। इस कटक के मध्यवर्ती भाग में लगातार उद्गार होता है। अगले अध्याय में हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। पर ये देखिए मैंने जो बताया पैसिफिक ओशियन जो है प्रशांत महासागर, उसमें जो रिंग्स ऑफ फायर बनती है उसी के किनारे पर जहाँ पे भूकंप आते हैं वहीं पे ही ये ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। आगे के लेसन में आप देखेंगे कि किस तरह से आप जब देखें आगे के लेसन में चलेंगे तो वहाँ पे आपको खुद ही देखने के लिए मिलेगा, पढ़ेंगे कि कैसे वहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है और कैसे वहाँ पे भूकंप आता है। भूकंप के बारे में मैंने बता दिया है, ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पे अगले से और विस्तारपूर्वक बताया गया है। ठीक है, देखिए ज्वालामुखी आने पर क्या क्या स्थलाकृतियाँ बनती हैं, यानी कि अगर एक बार ज्वालामुखी आ गया है, वो समाप्त हो गया है, तो उससे क्या क्या स्थल खंडों का निर्माण होता है, किस तरह के स्थल खंडों का निर्माण होता है। तो कुछ उसमें से ऐसी आकृतियाँ होती हैं जो कि ज्वालामुखी फटने के बाद उसके अंदर ही बन जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो कि बाहर भी आती हैं। देखिए ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से अग्नेय शैल बनती है, यानी कि जो लावा निकलता है उससे अग्नेय शैल बनती है। लावा का यह जमाव या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल यानी कि पृथ्वी के अंदर ही शैल के रूप में जम जाता है। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर अग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। ज्वालामुखी शैलें जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा हो और पाताली शैल जब लावा देखिए शैलों का वर्गीकरण इसके आधार पर किया गया है। तो एक शैल होती है ज्वालामुखी शैल, यानी कि जब लावा धरातल पर पहुंच करके ठंडा होता है, यानी पृथ्वी पर पहुंच करके ठंडा होता है, उसे धरातली शैल बोला जाता है। ठीक है, फिर एक होता है जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है, उसको पाताली शैल बोला जाता है। ठीक है, उस आकृतियाँ बनती हैं तरह तरह की, भीतर ही ठंडा हो जाता है तो उसकी कई आकृतियाँ बन जाती हैं। ये आकृतियाँ अंतर्वेदी आकृतियाँ कहलाती हैं। देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर ही कैसी कैसी आकृतियाँ बनती है। देखिए जब यहाँ से वोल्केनो का इरोजन होता है, बाहर निकलता है, तो ये वोल्केनो कभी कभी यहाँ पे इस तरह से देखिए आया है, यहाँ पे ही जम गया है। देखिए वोल्केनो में क्या क्या होता है ज्वालामुखी के अंदर, इसका वोल्केनिक बॉम्ब ये होता है, यानी कि यहाँ से सीधे ये ऊपर निकलता है, यहाँ पे फटता है।
वोल्केनिक ऐश क्लाउड, ये देखिए इससे मतलब जो राख वगैरह निकलती है वो, ये क्रेटर है। क्रेटर मीन्स इसका एक गड्ढा होता है, मेन मुंह जिसको बोलते हैं, मुख इसका, माउथ। फिर कोन ऑफ द वोल्केनो है। फिर ऐश लेयर, राख की परत है। सोलिफाइड लावा लेयर, यानी कि जमा हुआ लावा। फिर लावा फ्लो, यानी कि ये बहता हुआ जो धरातल पे बह रहा है वो यहाँ पे शो कर रहा है। फिर देखिए मोइन क्लाइमनी, ये इसकी मुख्य धारा है। सेकेंडरी क्लोन, ये इसकी दूसरी धारा है। फिर इनएक्टिव वोल्केनो, ये देखिए इनएक्टिव वोल्केनो, यानी कि ये चलने के बाद बंद हो चुका है, वहाँ से नहीं निकलना। फिर फ्यूमा रोल, यहाँ पे ये फ्यूमा रोल है, देखिए जो कि शायद धूल के कणों से ही मिल करके बना है। बाकी ये मैग्मा चैम्बर यहाँ पे दिखाया गया। मैग्मा चैम्बर कहाँ पे होता है? एस्थेनोस्फीयर, जो कि प्रवाल आकृतियों में जो अंदर ही आकृतियाँ बन जाती है उसमें से एक बैथोलिथ कहलाता है। यहाँ पे बैथोलिथ, ये देखिए नीचे है बैथोलिथ। यदि मैग्मा का बड़ा पिंड भूपर्पटी से अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होते ही ये विशाल क्षेत्रों में फैल। देखिए अगर इस तरह से बाहर आ जाता है, मतलब जब ज्वालामुखी आया और वो अंदर ही जम गया, इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे जमा हुआ है, तो कुछ आच्छादन की क्रिया हो, जैसे पानी तूफान आते हैं तो यहाँ की जब मिट्टी हट गई तो ये दिखने लगा गुंबद के आकार का, इसी को ही बैथोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट है लेकोलिथ। लेकोलिथ यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है लेकोलिथ, एक मिनट पेन चेंज करता हूँ। यहाँ पे ये लेकोलिथ दिखाई दे रहा है। ये गुंबदनुमा विशाल अंतर्वेदी चट्टानें हैं जिसका तल समतल व एक पाइप रूपी वाहक नली से नीचे जुड़ा होता है। ये देखिए इस नली से ये जुड़ा हुआ है और यहाँ पे ये इस तरह से चट्टान के रूप में जमा हुआ है। इसकी आकृति धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलती है। अंतर केवल यह होता है कि लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है, यानी कि ये पृथ्वी की जो परत है उसके नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे पाया जाता है। कर्नाटक के पठार में जो ग्रेनाइट की चट्टान बनी हुई है वो ऐसी ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं, जो कि हुआ ये कि इस तरह से बनने के बाद जब यहाँ की मिट्टी ऊपर की हट गई है आच्छादन की क्रियाओं के द्वारा, जैसे पानी, बाढ़ या हवा के द्वारा, तो ये लेकोलिथ वाला पार्ट दिखने लगा, जो कि कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही गुंबदनुमा पहाड़ियाँ हैं। इनमें से अधिकतर अब अपवर्तित हो चुकी हैं, वह धरातल पर देखी जा सकती हैं, यानी कि अपच्छादन की क्रियाओं द्वारा इन सबको हटा दिया गया है बाहर की परत को, तो ये अब साफ साफ दिखाई दे रही हैं कर्नाटक में। फिर देखिए एक होता है लेपोलिथ, फैकोलिथ व सिल। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए सिल यहाँ पे है और फैकोलिथ यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा। देखिए ऊपर उठते जाने पर कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमज़ोर धरातल में चला जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये इस तरह से क्षैतिज में यहाँ पे आकर के यहाँ पे क्षैतिज में जम गया है, के आकार में जम जाए तो यह लेकोलिथ कहलाता है। ये लेकोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान की मोड़दार अवस्था में आपत्तिजनक लेकोलिथ गहराई में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे पहुँच गया था मैं। कई बार अंतर्वेदी अग्नि चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनत के ऊपर व अभिनत के तल में जो जमाव होता है, ये परतनुमा व लहरदार चट्टानों के निश्चित वाहक नली से मैग्मा भंडार से जुड़ी हुई होती हैं, जो कि क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यही फैकोलिथ कहलाते हैं। देखिए यहाँ से ये जो बनता है ये सिल कहलाता है। ये जो नली के द्वारा बना हुआ है यहाँ तक आकर के ये सारी प्रोसेस जो होती है इसी को ही बोला जाता है लेपोलिथ फैकोलिथ। यहाँ नीचे से लेकर के यहाँ पे जो जम जाता है, ये जो चट्टानें हैं चट्टानों के बीच में अगर जगह मिलती है तो ये साइड में भी इस तरह से जम जाते हैं, वही ये सारी प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक है, अंतर्वेदी अग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सिल या सीट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। देखिए सिल्ट सीधा इस तरह से सिल्ट के रूप में जम जाना, अगर यहाँ से ज्वालामुखी निकल रहा है और यहाँ पे अगर चट्टानों में जगह पा गया तो इधर इस तरह से जम जाएगा, यही सिल कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर एक बनता है डाइक। यहाँ पे ये डाइक दिखा रहा है। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है, यानी कि धरातल से सीधे समकोण होता है, तो यह इसी अवस्था में अगर ठंडा हो जाए, यानी कि अगर ज्वालामुखी का प्रवाह बंद हो जाता है तो ये इसी अवस्था में सीधा जम जाता है। इसी संरचना को ही डाइक कहती है। पश्चिम महाराष्ट्र के
क्षेत्र की अंतर्वेधी अग्नेय चट्टानों में यह आकृति बहुत ज़्यादा बहुतायत में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार को वाहक समझा जाता है। यानी कि जो दक्कन ट्रैप है वहाँ का जो उसका ज्वालामुखी उद्गार से जो दक्कन ट्रैप बना है उसके विकास के लिए इस डाइक को ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। यही उसका वाहक है, ठीक है, जहाँ से उसका निर्माण हुआ। फिर देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था इससे रिलेटेड, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? 2005 में पूछा गया था। चिली, जापान, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए सेम पहले नामक एक मिनट, सेम ही है इसका नाम सेंट हेलेंस है। देखिए सेंट हेलेंस नामक ज्वालामुखी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। देखिए इसका आंसर यही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित। देखिए इस तरह के क्वेश्चन 2013 से जब इसका पैटर्न चेंज हुआ तो उसके पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन MCQ में नहीं पूछे जाते प्रीलिम्स में। तो इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना, बस ये जानकारी है, ये जानकारी तुम्हें मेंस में उपयोगी होगी, मेंस में तुम्हारे काम की है ये चीज़ें, ठीक है। बाकी यहाँ से क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो कि ऐसा नहीं कि अभी देख लिए पुराना क्वेश्चन किस तरह से ज्वालामुखी के बारे में पूछ लिया है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो तुम बस सारा लेकर के बैठ गए कि मैं सारे ज्वालामुखी के बारे में ही देख लूँ कि कहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, ये मतलब कम, बहुत ही कम, रेयरली क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे, वो पहले अब तो बिल्कुल ही नहीं देखने के लिए मिले हैं। अगर पूछे भी जाते हैं रेयरली तो अगर एक क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो इसमें क्या जाता है, बाकी तो करो। वैसे भी अगर मान लो कि 15 to 20 क्वेश्चन अगर इसमें आ रहे हैं तो इसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम कर पाओगे, बाकी 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे जो कोई भी नहीं कर पाएगा। अब उस 3 क्वेश्चन के लिए तुम मतलब 24 घंटे लेकर के यही पढ़ो, जियोग्राफी ही पढ़ते रहो, ये कहाँ से अच्छी बात है। इतना टाइम नहीं भाई, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, और क्या, इतना टाइम मत दो। वैसे भी 50% ही लाने होते हैं वहाँ पे, मीन्स 100 मार्क्स से 115 मार्क्स तक अगर तुमने कर लिया है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अगर ऐसे 1-2 क्वेश्चन छूट रहे हैं इस सब्जेक्ट से तो इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो पढ़ाने वाले तो यही पढ़ाएंगे कि अगर एक क्वेश्चन भी मिल गया तो तुम्हें सारा रटा देंगे, पर ये ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब ज़्यादा इतना वो नहीं, फ़ायदेमंद नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये मेंस के लिए ज़रूरी हैं ये चैप्टर, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, वहाँ पे आते हैं, तो वहीं पे इसके लिए याद रखना। तो चलिए हो गया, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाने लगना कि ये क्वेश्चन आ गया ऐसे रियरली तो उसके लिए तुम सारी बुक लेकर के उसी को रटने लगो। तो हो गया, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, जिसमें हमने देख लिया कि भूकंप क्या होता है, हमने देखा पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, भूकंप के बारे में हमने देख लिया, और ज्वालामुखी क्या होते हैं उसके बारे में हमने देख लिया। तो हो गया, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।